हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 हिंदी का क्लास 10th मैक्स मुलर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो विश्वविख्यात फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म जो है जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 जून 1823 में हुआ था। जब मैक्स मुलर केवल 4 वर्ष के थे तभी क्या हुआ था कि इनके पिता जो विल्हेल्म मुलर थे वो क्या थे, उनका स्वर्गवास हो गया था। यानी वो उस समय तक उनका क्या है, वो इस दुनिया में नहीं थे। पिता के निधन यानी पिता के मरने के उपरांत उनके परिवार की आर्थिक स्थिति क्या थी, बहुत ही दयनीय हो गई थी। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा क्या हुई थी, बाधित नहीं हुई। यानी इन परिस्थितियों को में होने के बावजूद मैक्स मुलर की जो पढ़ाई लिखाई की शिक्षण कार्य था वो क्या था, रुका नहीं, कंटिन्यूअसली क्या चलता रहा, प्रॉपर रूप से आगे बढ़ता रहा। बचपन में वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में क्या हो गए थे, पारंगत हो गए थे, यानी निपुण हो गए थे, या यूं कहे तो वे अच्छे खासे क्या थे, ग्रीक और लैटिन भाषा के जानकार हो गए थे। तथा लैटिन में भी उन्होंने क्या की थी, कविता लिखने की शुरुआत की थी। 18 वर्ष की अवस्था में लिप्जिग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया था। यानी जब उनकी उम्र 18 वर्ष की थी तो उन्होंने लिप्जिग विश्वविद्यालय में क्या किया था, संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। इससे यह पता भी चलता है कि हमारा संस्कृत भाषा का कितना महत्व है विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों में। जैसे कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हो गया, तो वहाँ पर क्या है, हमारे संस्कृत भाषाओं को भी पढ़ाया जाता है, या वहाँ पर भी इस चीज़ की पढ़ाई होती है, क्योंकि माना जाता है कि सारे भाषाओं की जननी जो है हमारी संस्कृत है। क्योंकि संस्कृत के सिमिलर ही सही भाषाओं की, मतलब इसी से ही क्या है, सही भाषाओं की उत्पत्ति हुई है, जो कि आपको इस किताब के रीडिंग के दौरान पता चलेगा। उन्होंने हितोपदेश जो है को क्या किया था, जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। ये आपके 2 ऑब्जेक्टिव है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और तीसरा ये और चौथा ये कि 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मैक्स मुलर कितने उम्र की अवस्था में जब थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो वह केवल 4 वर्ष के थे तभी उनके क्या हुआ था, पिता की मृत्यु हुई थी। और जब वे 18 वर्ष की अवस्था में चले गए थे तो उन्होंने संस्कृत का क्या किया था, अध्ययन कार्य शुरू किया था। और चौथा यह पूछा जाता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में उन्होंने क्या किया था, अनुवाद किया था। इसी समय कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद भी किया। यानी मेघदूत जो है कालिदास कृत मेघदूत, यानी मेघदूत के रचयिता कौन है, कालिदास है। तो इन्होंने उसका भी क्या किया था, अनुवाद किया था। मैक्स मुलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को माना, वैदिक तत्वज्ञान को, यानी वैदिक तत्वज्ञान को क्या किया था, उन्होंने सभ्यता का क्या मूल स्रोत यानी प्रारंभिक स्रोत माना था। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें क्या कहा था, वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर होता है। उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप से यानी सही रूप से क्या किया था, लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर, यानी उनके विद्वता से क्या हुआ, प्रभावित होकर विक्टोरिया महारानी ने 1868 में उन्हें ऑसबॉर्न प्रसाद ने ऋग्वेद तथा संस्कृत के यूरोपियन भाषाओं की तुलना व्याख्यान देने हेतु उन्हें क्या किया था, यानी तर्क वितर्क करने के लिए जो ब्रिटेन की सम्राज्ञी थी यानी एक्सीलेंसी थी, तो उनको क्या किया था, आमंत्रित किया था ऑसबॉर्न प्रसाद में। उस भाषा को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई थी कि उन्होंने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि देकर भी सम्मान किया था। नाइट की उपाधि हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी प्राप्त है, तो यह भी आपको याद रखना है।
किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी और उन्होंने इसे क्या किया था, अस्वीकार कर दिया। यानी उनके योग्यता के हिसाब से यह पदवी क्या लगी, बहुत ही कम लगी, तो उन्होंने इस पद को स्वीकार करने से क्या किया था, मना कर दिया। भक्त, संगीतानुरागी एवं वेदों के प्रति आगाध रखने वाले, यानी भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी और वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्समुलर का जो निधन हुआ था वह 1900 ईस्वी में हो गया था। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध किसमें थी, तो फ्रेडरिक मैक्समुलर के प्रति में। ये सभी बातें क्या ही आपको दिखा देने को पता चलता है। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा में चयनित युवा अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों के लिए क्या है, कड़ी है। प्रथम भाषण का क्या यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भवानी प्रसाद द्विवेदी ने किया। यानी ये जो भाषा है आपको मैक्स मिलर, तो इसका हिंदी अनुवाद किया है, यानी भाषा अंतरण, यानी भाषा का क्या किया, चेंज किया था। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको हिंदी में किसने किया था, तो भवानी शंकर द्विवेदी ने किया था। भाषण में मैक्स मिलर ने भारत के प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया है कि विश्व की सभ्यता क्या है, विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती है। माना जाता है कि विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, तो भारत है। और भारत से क्या है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। अगर हम बात करें तो सबसे पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। तो अगर कुछ विश्व के अन्य देश भारत से बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जो कि आपको किताब की रीडिंग के दौरान पता चलेगा कि कैसे भारत निर्वंश विद्या से लेकर, अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कोई है, भारत है, कैसे इसको मानते हैं, तो यह सभी चीज़ आपको इसके रीडिंग के दौरान पता चलेगा। तो बल्कि स्वदेशाभिमान के विलोपन से इस दौर में भारत की क्या है, विशेष सार्थकता हुई है, यानी क्या इसके अर्थ प्रकट हुआ है। नई पीढ़ी हमारे देश तथा प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्व का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से ही क्या है, कर सकेगी। तो चलिए इसके रीडिंग में आते हैं। यानी सर्वित संपदा और प्राकृतिक से परिपूर्ण कोई देश है तो वो क्या है, आपका देश भारत है। तो यह आपके एग्जाम में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव। यदि आप मुझे इस भूमंडल के अवलोकन करने के लिए तो बताएंगे, तो मैं भी कहूँगा कि वह देश कौन सा है, भारत है। यानी प्रकृति, यानी स्वर्ग की छटा जिस धरती पर दिखाई देता है, तो वह धरती का वह छोटा सा पार्ट कौन सा है, तो वो आपको भारत ही है। यानी भूमंडल का अवलोकन, यानी भूमंडल का अध्ययन आप करना चाहते हो अच्छे से, तो आपको भारत ही सबसे अच्छा आपको दिखेगा इस चीज़ की अध्ययन करने हेतु। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है और किसने जीवन के सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार करने में कईयों के समाधान ढूंढ सकते हैं, तो क्या होगा कि प्लेटो के कांट और दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियनों के लिए भी वे मनन के योग्य है, यानी क्या है, उसको मानने के योग्य है। तो वो देश कौन सा है, मनन यानी विचार करने के योग्य है, तो वो कौन सा देश है, आपको भारत नजर आएगा। यदि यहाँ भी भारत का मैं क्या करूँगा, नाम लूँगा। यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों के विचारधाराओं में सदा अवगाहन करने वाले हम यूरोपियनों के साथ कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का क्या अंतरतम परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी हो, तो यूँ कहे कि संपूर्णतः मानवीय बन जाए और यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म तथा शाश्वत यानी सही अर्थ जीवन की भी क्या है, सुधर जाए। तो मैं एक बार भी क्या नाम लूँगा, किसका, तो मैं भारत का नाम लूँगा। यानी कहने का मतलब है कि इन सभी चीज़ों के बारे में, यानी भूमंडल के अवलोकन से लेकर सबसे बड़ी समस्याओं, मानव की उत्कृष्टम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार आदि जैसे बातों का, और यूरोपियनों का साहित्य और क्या है, साहित्य से जुड़ा हुआ, निर्वंश विद्या से जुड़ा हुआ आदि चीज़ों का आप अध्ययन करना चाहते हो, तो आपको इन सभी में एक ही नाम याद आएगा कि वह कौन सा देश है, तो भारत ही है। जो आजकल के देश में घूमकर आए हैं, जो आजकल क्या है, भारत देश अगर घूम कर आए हैं,
तो उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों को ही याद होगा। जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन आपको ग्रामों में मिलते हैं। यह आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि सच्चे भारत के दर्शन क्या होते हैं, तो ग्रामवासियों यानी ग्राम में आपको गांव में मिल सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, गांव होगा। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में आपको क्या होता है, सच्चे भारत के दर्शन होते हैं। इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भाईचारे की भावना होती है, प्रेम, सभी लोग एक दूसरे के प्रेम पूर्वक रहते हैं। वहाँ की प्रकृति क्या है, हरा भरा है, जो कि आपको शहरों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। वहाँ शुद्ध वातावरण है। तो इसीलिए लेखक कह रहे हैं कि अगर आपको सच्चे भारत का दर्शन करना है तो इसके गांव में चले जाए और यहाँ की लहलहाती हुई खेत को देखें, जो कि आपको इस मिट्टी की खुशबू का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा भारत का असली स्वरूप का हम दर्शन कहाँ कर सकते हैं। तो आपको लेखक ने क्या बताया कि गांव में आपको ये सभी चीज़ देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसी भावनाएं होती हैं, विचारधाराएं होती है भाई। दूध एवं, जैसे कि मैंने आपको एक चैप्टर में बताया था, दूध एवं पानी के मिश्रण के समान यहाँ भाईचारा देखने को मिलती है। जो कि वह देश कौन सा है, तो भारत है। यहाँ सभी लोग क्या करते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो 2-3 हजार वर्ष पूर्व ही क्यों, आज का भारत भी ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिसका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन, तो 2-3 हजार वर्ष पूर्व ही क्यों, आज का भारत भी ऐसे समस्याओं से क्या है, भरपूर भरा हुआ है, जिनका समाधान 19वीं सदी में हम यूरोपियों के लिए भी क्या उतना ही वांछनीय है। यानी कहने का मतलब है वांछनीय का कि जानने योग्य है। यानी कहने का मतलब है कि 2-3 हजार वर्ष जो पुराना है, उस समय भी भारत के पास क्या थी, बड़ी बड़ी समस्याएं थी, लेकिन भारत ने इन सभी समस्याओं को अच्छे से लड़ा और उन सभी से क्या किया, अपने आप को बाहर निकाला, जिसका समाधान 19वीं सदी में हम यूरोपियन लोगों के लिए भी क्या उतनी ही वांछनीय है। यानी क्या कहें, उनके लिए भी जानने योग्य है। केवल हमारे पास उन भारत को पहचान सकने में दृष्टि की आवश्यकता है। यानी यहाँ लेखक कह रहे यूरोपियन लोगों को भारत के दर्शन करना है तो भारत में आ जाए, भारत की संस्कृतियों को जानना है तो यहाँ के गांव में आ जाए, और क्या करना है, और यह तभी हो सकता है जब उनके अंदर क्या होगा, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि होगी, तभी वो क्या है, भारत को भली भांति अच्छे स्वरूप में दर्शन कर सकते हैं और उसको पहचान सकते हैं। यदि आपकी अभिरुचि पैक किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर देखने को मिलेंगे। यदि आपने वहीं बड़ी समस्याओं में रुचि ली है तो जिसके बारे में आप यहाँ के श्रेष्ठ विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत में यात्रा, प्रवास का मतलब यात्रा यानी कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है, प्रवासी होता है, वो क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, न्यूज में देखा भी होगा, प्रवासी पक्षी, यानी वो पक्षी जो हमारे देश में नहीं उत्पन्न हुई है, दूसरे देश से क्या करती है, किसी और देश में चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रवासी बोलते हैं, प्रवासी पक्षी बोलते हैं। तो उसी प्रकार तो यह बात कही जा रही है। तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वासन समझ लेना ही कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से लेकर श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी इंतजार कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं यानी अध्ययन करना चाहते हैं तो भारत की ऐसी फुलवारी आपको मालूम पड़ेगा जहाँ पर हरकर्ष जैसे वनस्पति वैज्ञानिकों की अनायास ही आपकी ओर आकृष्ट कर रहेगी। यानी हरकर्ष कौन थे, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो हरकर्ष थे वनस्पति वैज्ञानिक। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप वनस्पति जगत में रुचि रखते हैं तो भारत के दर्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या है, जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे जहाँ पर वनस्पति से जुड़ा हुआ शोध या क्या हुआ, अनुसंधान हुआ, और क्या हुआ, यहाँ पर ऐसी फुलवारी भी आपको कौन सा देश नजर आएगा, तो वहाँ पर भारत ही नजर आएगा, क्योंकि भारत का ध्यान क्या है, आप सभी को अनायास ही अपनी ओर क्या करता है, यानी यूं ही क्या है, अपनी ओर आकृष्ट कर लेगी, यानी अट्रैक्ट कर लेगी। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में हो तो आपको क्या है,
श्री हैकल की क्या है आवश्यक होगा, यानी जीव जंतुओं यानी क्या कहते हैं, बॉटनी का मतलब तो वनस्पति वैज्ञानिक होता है और जूलॉजी का मतलब क्या होता है, जीव जंतु का विज्ञान। यानी श्री हैकल जो थे उनका योगदान क्या है इस चीज में काफी अच्छा माना जाता है। यानी श्री हैकल के जो इस क्षेत्र में योगदान है जूलॉजी के क्षेत्र में, तो आपको यहाँ पर जरूर विजिट करना चाहिए, जिसमें आपका ध्यान श्री हैकल की आवश्यक होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ भारतीय समुद्र यानी कांतारों यानी गुफाओं की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से क्या है बीन रहे हैं, भारत के समुद्र तट से क्या है मोती बीन रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये आपको एक बात बताया जा रहा है कि श्री हैकल साहब जो है वो भारत के क्या कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के अध्ययन हेतु यहाँ पर काफ़ी तरह से उन्होंने भारत में क्या किया, अध्ययन किया है। नतीजा यह हुआ कि भारत की संस्कृति उन्हें क्या अपनी ओर आकृष्ट की, तभी ना उन्होंने यहाँ पर क्या किया, छानबीन करने का मन बनाया और समुद्र तट से क्या है मोतियाँ बीन रहे हैं। यानी कहने का मतलब है उन्होंने इस चीज़ में काफ़ी हद तक क्या किया है, अध्ययन कर लिया है और काफ़ी हद तक जानकारी भी इकट्ठा कर लिया है। भारत का निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले और सपने के साकार होने के जैसा है। यदि आप निर्वंश विद्या यानी अब भारत यहाँ यदि आप निर्वंश विद्या कहने का मतलब है कि यदि आप मानव शास्त्र के बारे में भी रुचि रखते हैं तो आपको भारत का एक जीता जागता संग्रहालय म्यूजियम नजर आएगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं यानी कहने मतलब है कि आप पुराने चीज़ों के खोजबीन में विश्वास रखते हैं, तो आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन में एक प्राचीन चाकू या चकमा किसी प्राण का कोई भाग ढूंढ निकालने का आदर अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कनिंघम की क्या है, एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव यह बनता है कि जनरल कनिंघम जो थे वो कौन थे, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वो क्या थे, वे इससे जुड़े हुए थे। यानी जनरल कनिंघम का जो संबंध था वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से था। तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विहारों यानी आसपास के जो क्षेत्र है, घूमने वाले जो स्थान होते हैं उसको क्या बोलते हैं, विहार बोलते हैं, के ध्वंस अवशेषों को खोद निकालने के लिए फावड़ा आतुर होगा। यानी जो हल कुदाल होता है वो क्या होगा, आपको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि जो ध्वंस के अवशेष है जिसको बख्तियार खिलजी ने ध्वंस किया था नालंदा विश्वविद्यालय को, तो आपको वहाँ पर कुछ अवशेष देखने को मिलते हैं। उन्होंने तो काफ़ी हद तक ध्वंस मचा ही दिया था, और जो अवशेष है तो उस क्षेत्र में जनरल कनिंघम महोदय ने क्या किया है, खोजबीन शुरू किया है और उन्हें काफ़ी हद तक वहाँ पर सफलता भी मिली है। तो कहने का मतलब है कि यदि मन में आपके पुराने सिक्कों के लगाव हो तो भारत भूमि में यूनानियन, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनियन, मैकेडियन और मुस्लिम शासकों के सिक्के क्या प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल था तब उन्हें कलकत्ता के में क्या किया था, वाराणसी नामक स्थान पर 171 दारिस नामक सोने के सिक्के मिले थे और वारेन हेस्टिंग्स ने अपने माली ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल में सेवा के लिए भेजा, लेकिन वह मूर्ख व्यक्तियों ने उस सिक्के के महत्व को नहीं समझा और उसे क्या किया, गलाने का काम किया। किंतु इस दुर्लभ प्राचीन और स्वर मुद्राओं की नियति थी कि कंपनी के निदेशक महत्व ने क्या किया था कि मैंने जैसे ही पहले कहा कि उस मूर्ख व्यक्तियों ने इसके महत्व को नहीं समझा और उसके गला दिया। नतीजा यह हुआ कि जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो सिक्के को क्या देखा कि सिक्के क्या थे, नष्ट हो गए थे। और आप लोगों पर निर्भर करता है कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं आपके भविष्य में ना होने दे। यह आप पर डिपेंड करता है कि ऐसी जो दुर्घटनाएं हुई है वो फ्यूचर में आपके साथ ना हो। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह रहा आज का पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको कल ये जो है वो मैं आपको कवर करा दूंगा, उसके बाद मैं इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा दूंगा। तो यह रहा पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको कल इसका बताऊँगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।